इमरान खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और इस समय जेल में बंद है, अदयाला जेल में, उन सलाखों के पीछे है। तो उन्होंने आज मीडिया के साथ बातचीत की है, जिसमें मीडिया ने उनसे कॉप्स कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में सवाल पूछा था। कॉप्स कमांडर ने कल के दिन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जो मई 9 का वायलेंस हुआ था, जिसमें दंगे फसाद हुए थे, आर्मी के हेडक्वार्टर को जला दिया गया था, तो उसके ऊपर कॉप्स कमांडर का डिसीजन था कि जो शामिल है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो इमरान खान के से सवाल पूछा गया था, तो इमरान खान ने कहा कि मैं सहमत हूँ जो कॉप्स कमांडर ने कहा, और जो शामिल है लोग उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उस दिन का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालना चाहिए, और जो लोग उसमें दिख रहे फुटेज में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि जिस प्रकार से कैपिटल हिल जो अमेरिका का पार्लियामेंट है उसमें 6 जनवरी 2021 को जिस तरह से वायलेंस हुआ था, उसके बाद अमेरिका गवर्नमेंट ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो सिक्योरिटी फुटेज से किया था। तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी सीसीटीवी फुटेज जो उस दिन की 9 मई की, उस वो फुटेज को खंगालना चाहिए, और उसके बाद से जो लोग दिख रहे हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इमरान खान ने साथ में ये कहा कि ऐसा ऐसा सिग्नल देने की कोशिश की गई थी कि ये जो वायलेंस है ये हमने किया था, हमारी पार्टी द्वारा ही किया गया था, जो कि गलत है। हमने ये वायलेंस नहीं किया था, और हम चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इसकी जांच हो, और साथ में ये फेयर प्रूव होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो जिस प्रकार से 9 मई के बाद ऐसा हमारे पार्टी को जिम्मेदार ठहरा के हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म किए गए, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए गए, जबकि हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का इस 9 मई के दिन कोई भी रोल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो जो इसके बेनिफिशियरी थे उनको भी लाना चाहिए सामने कि किसको ये फ़ायदा पहुंचा। 9 मई के बाद ये जो घटना हुई, कौन सी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा और कौन सी इदारे हैं जिनको फ़ायदा पहुंचा। तो उनका सिग्नल सीधे सीधे ये है कि ये सेटअप था, पूरा का पूरा सेटअप ये आर्मी ने खुद किया था, और आर्मी ने 9 मई के दिन ये सेटअप करके ये आग लगाई थी अपने इंस्टीट्यूशन में। और इसमें जो बेनिफिशरी थे वो 3 पार्टियाँ थी, एक पीएमएल, एक दूसरी पीपीपी, और तीसरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। तो इमरान खान ने इसके अलावा उनसे इलेक्शन को लेकर सवाल पूछे गए कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, क्या आप उसको कैसे देखते हो। इमरान खान ने कहा कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था ये हमारे देश का सबसे मोस्ट रिग इलेक्शन था हमारे इतिहास का, और इस इलेक्शन को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। साथ में अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसमें अब पीटीआई के मेंबर शामिल हो चुके हैं, और एसआईसी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एसआईसी की जो रिजर्व सीट है वो उसको नहीं दी एसआईसी को, और दूसरी पार्टियों में बांट दिया एसआईसी की सीटों को। तो इसको लेकर भी इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया है, और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से ये डिसीजन लिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इमरान खान ने जो ये बातचीत की है, तो बातचीत में उनका वो बातचीत उन्होंने अदयाला जेल में की, जहाँ पर उनके ऊपर केस चल रहा है। ये जो केस है 190 मिलियन स्टर्लिंग का केस है, और ये करप्शन केस है जो उनके ऊपर चल रहा है। तो उनकी पेशी कल हुई थी, तो उसमें उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में ये सब बातें की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर एक केस था जो 2011 से चल रहा था, उसके ऊपर फैसला दे दिया है। ये जो केस था 2011 में, इसको उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट में ये उन्होंने ओपिनियन मांगा था, प्रेसिडेंशियल ओपिनियन। और केस में ये डिसीजन लेना था कि जो उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी 1979 में, क्या वो फांसी वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी गई थी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये कदम उठाया गया था उस समय कोर्ट ने। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में उनके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दी थी। 1979 में जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला को सही ठहराया और मेजोरिटी जजमेंट दिया। 4 जो जज थे उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के पक्ष में डिसीजन लिया, जबकि जो 3 जज थे उन्होंने अगेंस्ट में डिसीजन लिया था। तो उसके हिसाब से 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 2011 के बाद से ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, तो उसमें यही देखना था कि उस समय जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी क्या वो वाकई में कि सही तरीके से हुई थी। तो कोर्ट ने ये पाया अब कि जो उस समय प्रोसेस को ढंग से फॉलो नहीं किया गया था, और ड्यू प्रोसेस जो प्रोसेस होती है, ड्यू प्रोसेस उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया, और उसकी अवहेलना की गई। और साथ में कोर्ट का ये जो जजमेंट है उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी थी उस समय की उसको गैर कानूनी ठहराया। और अभी तक जो इदारे हैं पाकिस्तान के वो आमतौर में जो अपनी गलतियां उसको मानते हैं नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अपना जो जजमेंट था उसको उसने गलत ठहराया आज के दिन। तो उस जजमेंट जो इस समय आया है उसकी काफ़ी सराहना हो रही है। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाती है बिलावल भुट्टो, वो भी कोर्ट में पहुंचे थे।
बिलावल भुट्टो ने जब फैसला सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मीडिया के साथ बात भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है ये बहुत ही फार रीचिंग जजमेंट होने वाला है और मैं काफ़ी खुश हूँ, मुझे काफ़ी राहत मिली है कि मेरा जो नाना है, जो हम लगातार कई सालों से कहते आ रहे कि उन्हें गलत तरीके से फांसी हुई थी, तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें मुहर लगा दी जो हम बात कह रहे थे। तो जहाँ तक बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 से 1977 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 1977 में इनके ऊपर इनके जो सेनाध्यक्ष थे जियाउल हक, उनने इनका तख्ता पलट कर दिया था और जियाउल हक ने कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन रिग किया था। उसके बाद इलेक्शन रिगिंग के आरोप में जियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाखों के पीछे डाल दिया था। उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने 1977 में डिसीजन लिया था जिसमें लाहौर हाईकोर्ट ने रिगिंग के आरोप में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4-3 की मेजोरिटी के हिसाब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा कोर्ट सही ठहराया था और उसके बाद तुरंत बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हो गई थी। पाकिस्तान में जो आज के दिन सीनेटर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कुछ, जैसे कि एक सीनेटर है सादिया अब्बासी, ये पीएमएल पार्टी साथी है। इन्होंने जिस प्रकार से केयर टेकर गवर्नमेंट पिछले 7 महीनों से पाकिस्तान में गवर्नमेंट कर रही थी, तो उसके ऊपर इन्होंने सवाल उठाया और कहा कि पाकिस्तान में जो केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको हटा देना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट ये किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है और ये केयर टेकर गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी में इसका कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए और हमको इस सिस्टम से अब स्टे अवे कर देना चाहिए, सिस्टम को हटा देना चाहिए। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान में एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसमें इलेक्शन का जब समय आता है तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपना इस्तीफा दे देता है और केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाती है उसकी जगह में। केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है आमतौर में ब्यूरोक्रेट लोगों से बनी होती है, कभी कभी पार्टी के मेंबरों को भी इसमें जगह मिल जाती है, लेकिन ये न्यूट्रल होती है और इसकी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन के समय तक ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलाए। इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नई गवर्नमेंट आती है तो केयर टेकर गवर्नमेंट को तब इसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो अभी लगभग 7 महीने से पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट चली थी, उसके पीएम ककर थे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट 7 महीने से काफ़ी लंबा पीरियड होता है 7 महीने का, और 7 महीने में इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी डिसीजन लिए थे। तो ये जो एमपी है सादिया अब्बासी, वो सवाल उठा रही है कि किस प्रकार से जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है 7 महीने तक जो इसने कदम उठाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये तो अब अलग हो गए, इनकी कोई जिम्मेदारी ये खुद तो लेंगे नहीं, तो इनकी जो भी गलतियाँ थी उसकी भुगतना अब नई सरकार को पड़ेगा जो इस समय चुनी गई है। इसके अलावा दूसरे एमपी है पीएमएल से आने वाले इरफान सिद्दीकी, उन्होंने भी इसके ऊपर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 को रिस्टोर करना चाहिए और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए जो उसका ओरिजिनल शेप है।